हेलो बच्चों, आज हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। अभ्यास सेट हमारे जो गणित के 4 सेट हुए थे उन सभी में वस्तुनिष्ठ प्रश्न हल करेंगे हम सेट ए के। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 5 प्रश्न आते हैं जो प्रत्येक 6 नंबर का आता है। पहला प्रश्न सही विकल्प के रूप में आता है 6 नंबर का, दूसरा रिक्त स्थान के रूप में जो 6 नंबर का आता है, तीसरा सही जोड़ी के रूप में ये भी 6 नंबर का आता है, चौथा एक शब्द में उत्तर ये भी 6 नंबर का आता है और पांचवा सत्यासत्य है। ऐसे कुल मिलाकर 30 अंक। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप बाद में मैं अपने इस नंबर पर आप मुझे किसी के पास यदि ये पेपर ना हो तो व्हाट्सएप कर देना, मैं सेट ए आपको पीडीएफ के रूप में भेज दूंगा। अभी हम डायरेक्ट इसके प्रश्नों को हल करने वाले हैं। डायरेक्ट प्रश्नों को हल करते हैं। इस क्रम में पहला प्रश्न है सेट ए का कि सही विकल्प है दो संख्याओं ए और बी इस प्रकार है कि ए गुणा बी बराबर कितना है आपका 64 और एच सी एफ कितना दिया है ए कॉमा बी का 16। हमसे एलसीएम पूछा है। क्या पूछा है हमसे? एलसीएम पूछा है। तो हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। एक सूत्र पढ़ा है हमने, ये पहले पार्ट का प्रश्न है। इसमें सूत्र पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है, इसको याद कर लेना। एक भी एक नंबर में आ सकता है। इसकी जगह 64 रखा, एलसीएम में ज्ञात करना है, एचसीएफ की जगह 16 रखा। 16 बटे में आके इसको काट देंगे, 64 को किससे काट देंगे 16 से। एलसीएम कितना आ जाएगा 16 कम 16, 16 चौको 64 बराबर 4। तो पहले विकल्प का क्या हो गया 4। दूसरा प्रश्न है इसका पहले का ही। दूसरा प्रश्न क्या है? यदि किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर, बहुपद क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यक अल्फा और बीटा दिए हैं। शून्यक क्या बोल रहे हैं? अल्फा और बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा इंटू बीटा मतलब मूलों का गुणनफल। मूल दिए हैं अल्फा बीटा, शून्यक मतलब उसके मूल, हल। मूलों का गुणनफल क्या होता है सी बटे ए। तो सी बटे ए सूत्र के रूप में आया था, आपका आंसर। एक और होता है इसमें मूलों का योगफल। यदि मूलों का योगफल पूछ ले तो क्या जाता माइनस बी बटे ए। इस प्रकार से दूसरा विकल्प। फिर इसका तीसरा है यदि a1 बटे a2 बराबर v1 बटे v2 बराबर c1 बटे c2 तो रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का खाली स्थान में। दोस्तों, ये 3 कंडीशन होती हैं। तीसरे पार्ट का प्रश्न है ये। पहली कंडीशन होती है अद्वितीय हल वाली, इसको अच्छे से नोट कर लें तीनों कंडीशनों को। अद्वितीय हल मतलब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। दूसरी कंडीशन होती है कोई हल नहीं। इसके लिए क्या होता है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। और तीसरी कंडीशन होती है आपकी जो प्रश्न में दी है ये a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। ये क्या होती है अनंतः अनेक हल। अनंतः अनेक हल। तो तीनों में से किसी ना किसी पेपर में ये जरूर आता है। या तो ये कंडीशन पूछ लेते हैं, ऐसा रूप दे देते हैं, ऐसा पूछ लेते हैं, या फिर ऐसा दे देते हैं तो अद्वितीय हल के नाम से देते हैं तो कंडीशन पूछ लेते हैं। जैसे इस प्रश्न में कंडीशन दे दी तो उसकी नाम पूछ लिया। अगला प्रश्न है आपका श्रेणी 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है। ये 5 पार्ट का समांतर श्रेणी का। तो दोस्तों, समांतर श्रेणी का nवां पद आप लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक नंबर में भी आ जाता है लिखने के लिए। आपको श्रेणी क्या दे रहे 6, 12, 18 का कौन सा पद 54 है। जो पद पूछ रहे वो अंतिम पद मान के an बराबर 54 बराबर इसमें रख देंगे हम। पहला पद हमेशा a होता है, पहला पद a। तो 6 प्लस n हमसे पूछा है n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है दोस्तों सार्वधातुक। दूसरा पद माइनस पहला पद 12 माइनस 6 बराबर 6। तो यदि हम ये 6 इधर आएंगे
54 माइनस 6 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 54 में से 6 गए 48 बटे बचे, ये 6 बटे में आ जाएंगे, n माइनस 1, 6 8 48, 8 माइनस का 1 प्लस 1 बराबर n। ऐसे n का मान कितना आ गया 9। इस प्रकार से चौथा प्रश्न n का मान कितना हो गया 9। अब दोस्तों अगला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 भुजाएं दे दी दोस्तों, 3 भुजाओं की दूरी दे दी कि AB बराबर कितना है 6 अंडर रूट 3, और क्या दे दिया AC बराबर दे दिया आपको 12 और BC बराबर कितना दे दिया 6। कोण B का मान पूछ लिया दोस्तों। ये समकोण त्रिभुज वाला कंडीशन आ जाएंगी, त्रिकोणमिति की कंडीशन है। मान लिया ABC, ये B 90 डिग्री है, तो AB कितना दिया आपको 6 अंडर रूट 3, AC कितना दिया है 12 और BC कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इसका वर्ग कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय यदि हम इसमें लगाएं तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग 6 अंडर रूट 3। इनको करके देख लेते हैं, यदि दोनों बराबर आ गए तो कोण B का मान पूछे हमसे, कोण B कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो 12 का वर्ग 144, 6 का वर्ग 36 प्लस 6 का वर्ग 36 अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3 3, 144 बराबर 36 प्लस 36 दिया 108, जोड़े इनको कितना आ गया 144 बराबर 144। मतलब कोण B कैसा है आपका समकोण 90 डिग्री का। यही पूछा आपको कोण B का मान, कोण B कितना आ गया समकोण। ऐसे ये 5 प्रश्न हुए पहले के। अब आता छठवां प्रश्न पहले का छठवां प्रश्न। दो बिंदुओं A x1, y1 और B x2, y2 के बीच की दूरी, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र हमेशा ये होता है अंडर रूट दूसरा बिंदु माइनस पहला बिंदु का वर्ग प्लस दूसरा बिंदु माइनस पहले बिंदु का वर्ग। x1 y1 इसमें होते हैं, x2 y2 इसमें होते हैं, दूसरे में से पहला घटाओ वर्ग करो, प्लस लगाओ बीच में, दूसरे में से पहला घटाओ वर्ग करो, ये दूरी का सूत्र हो गया। इस प्रकार दोस्तों ये पहले के 6 प्रश्न हो गए, तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। इतने सरल प्रश्न है ये। अब आते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान। प्रत्येक भाज्य संख्या को संख्याओं खाली स्थान के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। मान लो भाज्य संख्या कितनी आपकी 6 है, 6 को क्या करें हम गुणनखंड निकालें, कितने से भाग जा रहा है 2 3 6, 3 एकम 3, तो 6 के गुणनखंड कितने हुए आपके 2 गुणा 3 गुणा 1। ये संख्या कैसी है दोस्तों, क्या इनमें किसी और से भाग जा रहा है, नहीं जा पाएगा। 2 में 2 से भाग जाएगा, 3 में 3 से, जब किसी अन्य संख्या से उसमें भाग नहीं जाए तो वो संख्या कैसी कहलाती हैं अभाज्य। कैसी कहलाती हैं अभाज्य। तो इस खाली स्थान में क्या भरेंगे हम अभाज्य। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फिर इसका दूसरा प्रश्न है, पहला हो गया, दूसरा प्रश्न क्या है, द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का सूत्र पूछ लिया हमसे। विभक्तिकर 4 पार्ट में, मूलों की प्रकृति, डिस्क्रिमिनेशन, डी बराबर क्या होता है b² माइनस 4ac। इसका वर्ग समीकरण व्यापक हल भी पूछ लेते हैं कभी कभार, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 मानक रूप वर्ग समीकरण का ये कहलाता है। इससे तुलना करके हम abc के मान निकालते हैं और उसमें वैल्यू रख देते हैं, इससे विभक्तिकर हम ज्ञात कर लेते हैं। अगला प्रश्न तीसरा है इसका, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद, दोस्तों अभी हमने ज्ञात किया nवां पद का सूत्र क्या होता है। nवां पद का सूत्र अभी जस्ट पहले प्रश्न में भी इससे संबंधित क्वेश्चन था। nवां पद, तो nवां पद होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये nवां पद होता है। लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, nवां पद दिया है हमें, कितना दिया है an का मान दिया हमें 3 प्लस 2n, ये प्रश्न में दिया है। और पूछ लिया कि प्रथम पद क्या होगा। प्रथम पद मतलब n बराबर कितना रख दें इसमें हम 1, तो a1 बराबर 3 प्लस 2 गुणा 1, 3 प्लस 2 बराबर कितना आ गया प्रथम पद 5। इतने सरल प्रश्न आते हैं जो हम गलत कर आते हैं, यदि हमें कुछ भी नहीं करना है, इसमें एक मान रखना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव खाली स्थान होता है। दो समान कोणिक, बात कर दी समान कोणिक हैं, मतलब जिनके दो कोण समान हों। जब दो कोण समान होंगे तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी कैसा होगा
समान कहलाता है। एक प्रमेय होती है, समान कोणों की संगत भुजाओं का अनुपात समान होता है। फिर अगला प्रश्न है, 3 मीटर ऊंची मीनार, एक 3 मीटर ऊंची मीनार है के पाद से, पाद मतलब निचला हिस्सा, शिखर मतलब ऊपर हिस्सा, पाद से 3 मीटर दूरी पर, ये 3 मीटर दूरी पर मीनार की चोटी का उन्नयन। अब यहाँ से उन्नयन कोण क्या हो दोस्तों, जब हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, मतलब आप किसी मकान के नीचे खड़े और छत पर देख रहे हो इस प्रकार से, तो वस्तु और आपकी आंखों के बीच जो कोण बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, उन्नयन। क्षैतिज समतल पर, ये क्षैतिज समतल कहलाया। यहाँ वस्तु है, आप यहाँ हो, ये क्षैतिज समतल है। यहाँ से जब आप इस वस्तु को देखते हैं तो क्षैतिज तल और वस्तु रेखा के बीच का बना कोण क्या कहलाता है, उन्नयन कोण कहलाता है। ये वाला कोण क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण। आपको बोल दिया ये दो चीजें, और आपको क्या पूछ रहा है, चोटी का उन्नयन कोण पूछ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन को हमें हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उन्नयन कोण समकोण त्रिभुज बनता है, तो ये कोण तो 90 डिग्री का हो गया आपका। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। ये दो भुजाएं समान है, तो सम्मुख भुजाओं के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। इसके सामना को ए और इसके सामने ए, ये दोनों कोण भी कैसे होंगे, बराबर। 180 माइनस 90 कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि एक तो 90 हो ही गया, बचे 90। अब ये दोनों बराबर बराबर होंगे, इसलिए 2 से भाग लगाओ, कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये उन्नयन कोण कितना आ गया, 45 डिग्री। हमें कुछ भी नहीं करना है इसमें, क्योंकि हमें हल नहीं करना, हमें सिर्फ आंसर निकालना है, इसलिए ऐसे निकाल सकते हैं इसको हम। इस प्रकार से 5 क्वेश्चन हो गए दूसरे के। अब आता है आपका 6वां प्रश्न। वृत्त की 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को रेखा कहते हैं। ये वृत्त है, यहाँ से कोई रेखा निकाल दें तो एक बिंदु ये हुआ, एक बिंदु ये हुआ, इसको क्या बोलेंगे हम, छेदक रेखा। क्या कहेंगे इसको, छेदक रेखा कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक रेखा कहा जाता है। इस प्रकार 2 प्रश्न हो गए। अब आते हैं दोस्तों आपको जोड़ी। जोड़ी में हम पहले ही पढ़ चुके हैं, त्रिकोणमिति 3 प्रश्न उससे आना है, तो आप प्ले लिस्ट में जाके त्रिकोणमिति से संबंधित मेरी वीडियो देख लें, वहाँ पर आपको ये जोड़ी वाले प्रश्न सारे वहीं पे मिल जाएंगे। जैसे पहला प्रश्न है आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला मैंने वहाँ पर बताया आपको क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, दूसरा प्रश्न है इसका सेक थीटा, ये भी मैंने बताया क्या होता है, 1 कॉस थीटा, ये उल्टा होता है इसका। तीसरा प्रश्न क्या है यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, 1। चौथा प्रश्न है आपका वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या होती है दोस्तों, 2 पाई आर, इसको रट लें अच्छे से। अगला प्रश्न है वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, इसको भी याद कर लें, पाई आर स्क्वायर। और आखिरी प्रश्न क्या है, असंभव घटना की प्रायिकता। असंभव घटना की प्रायिकता, असंभव घटना की प्रायिकता दोस्तों हमने जब प्रायिकता पढ़ी थी वहाँ पे बहुत अच्छे से समझाई थी आप लोगों को। ऐसी घटना जो घट ही नहीं रही, जब घट ही नहीं रही तो उसकी प्रायिकता क्या कहलाएगी, शून्य। क्या कहलाएगी, शून्य। और एक निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है, 1। ये 6 नंबर में जोड़ी आएंगी दोस्तों। जोड़ियों में कभी लाइन खींच के मत करना हल, जिसका आंसर जो है उसके सामने वही उसी को लिखना है, इसी प्रकार से। ऐसे ये 6 नंबर की आपकी जोड़ियाँ होंगी, इनको नोट कर लें। फिर आपका अगला प्रश्न आता है एक शब्द में उत्तर। चौथे नंबर का प्रश्न है आपका एक शब्द में उत्तर। एक शब्द में उत्तर में पहला प्रश्न है, आप पढ़ें, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी। दोस्तों से मूलों की प्रकृति पूछ ली, मूलों की प्रकृति जैसा पूछ ली हमसे, मूलों की प्रकृति। ए हम निकालते हैं डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। विभक्तिकर से हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। इसमें 3 कंडीशन होती हैं दोस्तों। पहली होती है डी का मान 0 से बड़ा हो। जब डी का मान 0 से बड़ा हो, दूसरी कंडीशन होती है डी का मान 0 के बराबर हो, और तीसरी कंडीशन होती है डी का मान 0 से छोटा। 3 तरह की प्रकृति होती हैं। जब डी का मान 0 से बड़ा होगा मतलब विभक्तिकर का मान धनात्मक संख्या आएगी, और जब धनात्मक संख्या आएगी तो प्रकृति होती है 2 भिन्न वास्तविक मूल। क्या होती है इसकी प्रकृति, 2 भिन्न वास्तविक और असमान मूल।
या तो उन्हें भिन्न बोल लो या असमान बोल लो, या दो भिन्न वास्तविक मूल बोल लो या वास्तविक और असमान मूल बोल दो। दूसरी कंडीशन है डी बराबर 0। जब डी बराबर 0 हो उस समय क्या होता है, दोनों मूल समान होते हैं, दोनों मूल वास्तविक और समान होते हैं, वास्तविक और समान कहलाते हैं, क्योंकि बराबर है ना, इसलिए अल्फा और बीटा के मान कैसे हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं इस कंडीशन में। और तीसरी कंडीशन डी लेस देन 0, डी का मान छोटा है 0 से, छोटा मतलब डी का व्यक्तिगत का मान हमारा ऋणात्मक आ जाता है, यदि इसको हल करने पे तो उसे डी का मान 0 से छोटा तब कहलाता जब डी का मान ऋणात्मक आ जाए। इस कंडीशन में होते हैं अवास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, अवास्तविक मूल प्राप्त होते हैं, अवास्तविक मूल जो वास्तविक ना हो। इस प्रकार से तीनों कंडीशन में से एक प्रश्न जरूर आता है। अगला प्रश्न है इसका, क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं? जी दोस्तों बिल्कुल, जो वर्ग की प्रकृति होती है वो समरूप होती है। प्रत्येक वर्ग कैसा होता है, समरूप होता है, तो इसको अच्छे से याद रखना। स्पर्श रेखा वृत्त के कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? कोई स्पर्श रेखा है, ये वृत्त है, यहाँ से हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो दोस्तों ये कितने बिंदु पे, हमेशा केवल और केवल एक बिंदु पर। कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, बिंदुओं 1,4 और 3,2 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एक जरूर आना है। तो दोस्तों जो मध्य बिंदु के निर्देशांक कहलाते हैं हमेशा x, y, और आपको यहाँ दे दिए 2, 1,4 और 3,2, मतलब पहला x1 दूसरा y1, यहाँ x2 यहाँ y2, इस प्रकार से ये दे दिए। और इसका मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2, और दूसरे के लिए y1 प्लस y2/2। यहाँ मान रख दें हम, x1 का मान कितना 1 प्लस x2 का मान कितना है 3/2, तो x का मान कितना आ गया 4/2 मतलब 2। ऐसे यहाँ रख दें हम y बराबर 4 प्लस 2/2, 4 और 2 6, 6 में 2 से भाग देंगे 3, तो कितने आ गए मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,3। ऐसे लिख के आना दोस्तों आपको एक शब्द में, मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,3। ये हल नहीं करना हमें, सिर्फ हमें आंसर लिखना है एक शब्द में 2,3 निकालना हमें रफ में करेंगे हम। जो आपकी कॉपी आएगी उस कॉपी में दाहिनी तरफ एक लाइन खींच लें एक स्केल की, उसमें भी आप रफ काम कर सकते हैं, या जो कॉपी अंतिम पृष्ठ उसका उस पर रफ कार्य लिख के वहाँ भी हम रफ काम कर सकते हैं, और उसको आखिरी में क्रॉस करके आ जाएं। इस प्रकार से हम रफ काम कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र लिखिए। ये मैंने पृष्ठीय क्षेत्रफल पढ़ाया था, मेरी प्लेलिस्ट में जाके आप वीडियो पढ़ी है पूरी, आप उनको वहाँ पर प्लेलिस्ट का 4 नंबर क्वेश्चन आता है, 4 नंबर का क्वेश्चन भी हल कर लें और 1-1 नंबर के क्वेश्चन भी वहाँ से आप देख लें। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का 2 × LB प्लस BH प्लस LH ये सूत्र होता है। और अगला बहुत महत्वपूर्ण है कि 2, 4, 8, 7, 5, 4, 9, 6, 7, 1, 7 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमने सबसे पहले जब पढ़ना स्टार्ट किया था तो बहुलक सांख्यिकी के प्रश्न करे थे अभ्यास सेट के प्रत्येक 4 पेपर के, तो वहाँ बहुलक बहुत अच्छे से बताया था कि जो अधिकतम बारंबारता है वो क्या कहलाती है, बहुलक। तो यहाँ सबसे पहले ज़्यादा बार 7, 7, 7 3 बार आया है, इसलिए बहुलक कितना हो जाएगा आपका, बहुलक हो जाएगा 7। सिर्फ इतना लिख के आना है आपको, हल नहीं करना। हमने हल करना पहले सीख लिया, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाके सांख्यिकी से संबंधित सारे अभ्यास सेटों के प्रश्न हल कर लें आप, वहाँ से आपको बड़ी ही सुविधा मिलेगी और 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब अंतिम प्रश्न है दोस्तों सत्यासत्य, इसकी पहचान भी हमें बहुत जरूरी है। तो पहला इसका, यदि किसी बिंदु का भुज 0 है, भुज क्या है 0 दोस्तों, भुज है आपका 0 और कोटि 3 है, और कोटि क्या है 3। तो दोस्तों सबसे पहला तो महत्वपूर्ण चीज़ है कि भुज और कोटि क्या होते हैं ये पता होना चाहिए आपको। तो भुज जो होता है दोस्तों वो होता है x निर्देशांक, भुज क्या होता है x निर्देशांक को क्या बोलते हैं हम, भुज। और कोटि क्या होती है y निर्देशांक, y निर्देशांक को क्या बोलते हैं, कोटि। y के जो निर्देशांक होते हैं उन्हें हम कोटि बोलते हैं। तो मतलब यदि हम इसे बिंदुओं के रूप में लिखें तो क्या हो जाएगा, पहले x को लिखेंगे फिर y को लिखते हैं, तो मतलब x कितना है 0, y कितना है 3। इस प्रकार से ये हो गया। हमसे प्रश्न ये पूछा किसी बिंदु का भुज 0 और कोटि 3 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा।
दोस्तों यदि हम इसको अक्ष के रूप में दर्शाएं तो इस प्रकार से अक्ष बना के, ये तो एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया। तो यहाँ तो 0 होता है, मान लो यहाँ 3 है, तो ये कौन से अक्ष पर है? वाई अक्ष पर 0,3। प्रश्न में बोल रहे हैं एक्स अक्ष पर, इसलिए कैसा हो जाएगा इसका आंसर? असत्य। क्या हो जाएगा? असत्य। अगला प्रश्न है, यदि किसी द्विघात समीकरण का विभक्तिकर का मान 0 है तो उसके मूल वास्तविक और समान होंगे। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने तीनों कंडीशन पढ़ी थी कि डी का मान यदि 0 से बड़ा है तो, या डी का मान 0 के बराबर है तो वास्तविक कंडीशन होती है। अब यहाँ पे बोल दिया कि डी का मान 0 है तो मूल वास्तविक और समान होंगे, तो दूसरी कंडीशन बिल्कुल सही बात है। जब डी का मान 0 के बराबर हो तो मूल कैसे होते हैं? वास्तविक और समान होते हैं, तो ये सत्य हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, श्रेणी 2, -2, एक समांतर श्रेणी है। दोस्तों समांतर श्रेणी क्या होती है? सार्वांतर क्या होता है? इनके बीच का अंतर क्या होता है? समान होता है। -2 बराबर -4, D1 निकालिए, हम D2 निकालें। यदि 2 माइनस और -2 बराबर प्लस के 4, ये माइनस के 4 हैं, प्लस के 4 हैं, एक जैसे हैं क्या? दोनों में माइनस का अंतर है, इसलिए एक जैसे नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य, समांतर श्रेणी नहीं है। अगला प्रश्न है, क्षैतिज तल से ऊपर की ओर देखने पर दृष्टि रेखा क्षैतिज रेखा के साथ अवनमन कोण बनाती है। इससे पहले प्रश्न में हमने हल किया था। अवनमन कोण क्या होता है? जब हम छत से नीचे की ओर झांकें, ऊपर से नीचे की ओर झांकें, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अवनमन कोण। लेकिन यहाँ किस कंडीशन बोल रहा है? नीचे से ऊपर की ओर, मतलब उन्नयन की स्थिति है, और ये बोल रहा है अवनमन, इसलिए क्या हो जाएगा? ये असत्य। अगला प्रश्न है, एक किनारे पर बेलनाकार बनाई गई पेंसिल एक शंकु और एक बेलन का संयोजन है। एक किनारा है दोस्तों, मान लो ये है, एक बेलनाकार पेंसिल बनाई है, तो ये किस प्रकार कहलाएगी? पेंसिल की निब को छील दो यदि आप, तो जब इसको छील देते हैं हम तो ये कैसी लगती है? शंकु की तरह लगती है, और यहाँ से यहाँ तक कैसा क्या कहलाता है आपका? बेलनाकार। तो सत्य है ये। और किसी घटना की प्रायिकता एक से अधिक नहीं हो सकती। हमने प्रायिकता वाले उसमें बहुत अच्छे से पढ़ा पूरा, फिर एक बार फिर देख लें कि प्रायिकता का मान हमेशा 0 से बड़ा और 1 से छोटा, या 0 के बराबर और 1 के बराबर होता है। मतलब इसकी कंडीशन इस प्रकार लिखते हैं, पी का मान 0 के बराबर भी है और बड़ा भी है, और पी का मान 1 से छोटा भी और बराबर भी है। यह बोल रहा है 1 से अधिक, इसलिए क्या हो जाएगा? ये 1 से अधिक नहीं हो सकता, उल्टा बोल रहा है, सत्य है ये। 1 से अधिक नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। इस प्रकार दोस्तों हमने ये सेट ए कंप्लीट कर लिया। ये 30 अंक में से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई ना कोई प्रश्न जरूर आएगा। आप इसको बार बार देखें और इनको बहुत अच्छे से हल करने के तरीके को देखें। हमें पेपर में हल नहीं करना होता, हमें बस वहाँ पे आंसर निकालना होता है, इसलिए शॉर्ट तरीके से हल करें जिससे आपका समय की बचत हो। बहुत ही अच्छे से रफ में पिछले पेज पे करें, काट के आंसर को स्पष्ट लिखें। मैं आपको यदि इसकी PDF चाहिए तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 97 13 24 68 48 पर मैसेज कर दें, तो मैं सेट ए की PDF आपको भेज दूंगा। आप इसको बार बार कर लें और 30 अंक को पक्का करें। मेरी अन्य वीडियो और अन्य सेटों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।